नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो कहता है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी और तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या बतानी है। मतलब इस क्वेश्चन में तीन संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं का आपस में संबंध दे रखा है अनुपात में, और तीनों ही संख्याओं का औसत भी दे रखा है हमें। तो हमें तीसरी संख्या जो है वो बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें कोई भी संख्या नहीं दी हो परंतु उनका या तो औसत दिया हो या योग दिया हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को कुछ इस प्रकार से मानते हैं कि हमारा जो हल हो वो जल्दी से जल्दी निकले और आंसर भी हमारा सही होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो संख्याएं मानते हैं वो अनुपात में ही मानते हैं। तो जैसे शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से ही। मान लीजिए पहला नंबर ये हमारा यहाँ पे होगा, दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, तीसरा नंबर जो है वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा। तो पहली लाइन से क्या पता चल रहा है कि तीनों संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो अगर दूसरी संख्या में x मान लेता हूं, दूसरी संख्या अगर मैं x मान लेता हूं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुना मतलब ये हो जाएगी 4x। ठीक है। फिर अब दूसरी लाइन में क्या कहता है कि तीसरी संख्या की तिगुनी है। कौन सी संख्या तिगुनी है, पहली संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। तो ऐसा हमें कोई एक नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा ये नया जो अनुपात बनता है पहली और तीसरी संख्या के बीच में जो अनुपात बनेगा वो पहली और दूसरी संख्या के अनुपात को ना बिगाड़े। तो इस तरीके से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहली संख्या ही हम ऐसी ले लें जिससे कि अनुपात हमारा दूसरी और तीसरी संख्या के जो अनुपात हैं वो कभी बिगड़े नहीं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो तीसरी जो संख्या है उसकी तिगुनी है पहली संख्या। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहली संख्या को ही सीधे सीधे मैं 12x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 12x। क्यों मान लिया 12x, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरी संख्या का 4 गुना है और तीसरी संख्या का 3 गुना है। तो 4 और 3 का अगर हम गुणा कर दें, 4 गुना और 3 गुना का गुणा कर दें हम, तो क्या बनता है 12। तो इसीलिए मैंने सीधे सीधे पहली संख्या को 12x ही मान लिया। इससे क्या होगा कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की जो हम मान लेंगे वो सीधे सीधे हमें एक अंक में प्राप्त हो जाएगी, पॉइंट में ना मिलकर के सीधे सीधे हमें अंक में प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर मैंने पहली संख्या को ही 12x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए। ठीक है। 1/4 होने का मतलब क्या है, दूसरी संख्या होनी चाहिए 3x। ठीक है। और तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 1/3। 1/3 होनी चाहिए पहली संख्या की, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। ठीक है। कैसे निकाला, दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या 4 गुनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम पहली संख्या को ही 12x मान लें तो दूसरी संख्या उसकी अपने आप ही 1/4 होनी चाहिए। तो 1/4 से 3x आ गया। अच्छा, तीसरी संख्या जो होनी चाहिए उसका तिगुना होना चाहिए पहली संख्या का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली वाली संख्या हमने जो मानी है उसका 1/3 अगर कर दें तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो वही 1/3, 12 का 1/3 करने से हमें 4x मिल गया। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है इन तीनों ही संख्याओं का औसत। अब औसत निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सभी संख्याओं का योग और इस योग का हम भाग कर देते हैं जो कुल संख्याएं होती हैं उनसे। तो इन तीनों ही संख्याओं का योग क्या होगा, 12x + 3x + 4x। ये तो हो गया योग, और कुल संख्या हमारे पास में कितनी है, 3। तो इसकी जो ये औसत जो निकल के आया है वो आया है 95, जो कि हमें दे रखा है। ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को ऐड करते हैं, अंश में जो दे रखा है वो उसको हम अगर योग करें तो ये हो जाता है 12 3 15 15 4 19। 19x डिवाइडेड बाई 3 ये देता है 95। अगर हमें x का मान निकालना हो तो हमें निकलेगा 95 का गुणा करेंगे 3 से
और भाग देंगे 19 से। ठीक है, अब 19 पंजे कितना होता है 95, तो x की वैल्यू जो आई वो आई 5 गुणा 3, ये हो गया 15। अब हमारे पास में x की वैल्यू आई है 15 और हमसे पूछा हुआ है तीसरी संख्या क्या होगी, यही तो पूछा तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या जो हमने मानी थी वो मानी थी 4x। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए x में हम 4 का गुणा कर देंगे, मतलब कि 15 गुणा 4 कर देंगे। तो 15 गुणा 4 कितना होता है, 15 चौक होता है 60, कितना होता है 60, और 60 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं x और 1/x का औसत कितना है, x और 1/x का जो औसत है वो a के बराबर दे रखा है, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है x³ + 1/x³ का औसत निकालना है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे, अगर हम इस वाली इक्वेशन से ऊपर जो लिखा हुआ है उससे अगर x + 1/x निकालें तो हम एक सूत्र लगा सकते हैं, a + b का होल क्यूब निकाल सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके हम अपनी x³ + 1/x³ / 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका हल निकालना। x + 1/x बटे 2 दे रखा है हमें a के, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x + 1/x की जो मान है वो आ जाएगी 2a के बराबर। 2a कैसे आया, ये 2 भाग में दे रखा है, नीचे दे रखा है, तो इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल गया, x + 1/x की वैल्यू हमें मिल गई 2a के बराबर। अब हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं a + b का होल क्यूब, उस हिसाब से x + 1/x का होल क्यूब जो निकल के आएगा वो निकल के आता है x³ + 1/x³ + 3 गुणा x गुणा 1/x और ब्रैकेट में x + 1/x। क्या फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब का, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इसी सूत्र का यूज करके हमने ये फॉर्मेट निकाली। अब x + 1/x हमारा निकल के आया था 2a, क्या निकल के आया था 2a, तो 2a का हो जाएगा घन और x³ + 1/x³ ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ये x और ये x और 1/x ये है गुणा में, तो x से x कट जाएगा तो यहां बचेगा 3 और ब्रैकेट में x + 1/x की जगह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2a। ठीक है, अब ये 2a का घन लिखेंगे तो 2 का घन क्या होता है 8 और a का घन तो सीधे सीधे a³ आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x³ + 1/x³ और ये हो जाएगा 6a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम x³ + 1/x³ को एक तरफ लिखा और 6a को ले गए हम 8a³ की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस में, 6 से हो जाएगा माइनस में। अब हमें जो निकालना है वो निकालना था, ये क्या निकालना था, x³ + 1/x³ का होल पूरे का आधा करना है, तो हम सीधे सीधे यहीं पे ही 2 से यहाँ भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे भी हमें भाग देना पड़ेगा, दोनों तरफ ही भाग देना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 4, a³ ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस में 6 का 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा और a ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आया x³ और
1/x³ का जो औसत निकल के आता है वो क्या निकल के आया है 4a³ - 3a। 4a³ - 3 ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। अब ये कहता है एक संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 बचता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा, ये हमें बताना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि किसी एक संख्या से हम विभाजित करके देख रहे हैं तो कुछ शेषफल आ रहा है, और दूसरी संख्या से अगर हम विभाजित करके देख रहे हैं तो शेषफल पूछता है, तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए हमारे पास में जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो बाद में जिस संख्या से विभाजित करना होता है उस संख्या को हम ये देखते हैं कि पहली जो संख्या से विभाजित किया गया है उसका गुणनखंड है या नहीं। अर्थात ये 24 जो है वो 2736 का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, उसको देखने का एक तरीका ये है कि या तो हम इस 24 से विभाजित करें 2736 को, या दूसरा तरीका यह है कि इस 24 के हम गुणनखंड निकालें। ठीक है, इसके गुणनखंड निकालें, तो इसके गुणनखंड निकालेंगे तो एक आएगा 8 और एक आएगा 3। 8 3 24 होते हैं, तो दो को गुणनखंड निकाले 8 और 3। अब इन गुणनखंडों से हम विभाजित करके देखते हैं इस संख्या को, इस वाली संख्या को 2736 को। तो 8 से विभाजित करके देखेंगे 2736 को और 3 से विभाजित करके देखेंगे 2736 को। अगर 8 और 3 दोनों ही 2736 को विभाजित कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 24 भी 2736 को विभाजित कर लेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो हम देखेंगे कि 8 क्या 2736 को विभाजित करता है। और अगर यदि आपने 8 की विभाजकता देखी होगी, पढ़ी होगी कभी, तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम किसी भी संख्या को ये देखना हो कि वह संख्या 8 से विभाजित होती है या नहीं, उस बड़ी संख्या के पीछे के 3 अंकों को लेकर के, जैसे कि यहाँ पे 736 है, इस 736 को 8 से विभाजित करके देखेंगे। अगर यह 736 8 से विभाजित है, हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो संख्या है बड़ी वाली, जैसे कि इस प्रश्न में 2736 है, वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे 8 से विभाजित करके 8 9 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा शेष और बचा यहाँ पे 6, तो 16, 8 दूनी 16। इसका मतलब यह है कि 736 जो है वो 8 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए 2736 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या 2736 2 7 3 6 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अब 3 से विभाजकता भी हमने पढ़ी होगी। 3 से विभाजकता अगर किसी संख्या की देखनी है तो हम क्या करते हैं, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, और यदि वह योग 3 से विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि वह दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि अब मान लो इस संख्या में 2736 में 4 अंक दे रखे हैं, तो इन चारों ही अंकों का हम योग करेंगे 2 7 3 और 6। ठीक है, इनका योग किया तो क्या आया 18 आया। अब 18 का विभाजन करके देखेंगे 3 से, क्या 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से 18 विभाजित होता है 6 बार। तो हमने देखा कि 8 से भी विभाजन हो रहा है और 3 से भी विभाजन हो रहा है, अर्थात 2736 जो है वो 24 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो हमारा आधा काम तो खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है कि 2736 24 से विभाजित हो रही है। ठीक है, अब दूसरा जो काम हम देखते हैं कि यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह शेषफल देती है हमेशा 0। क्या देती है, हमेशा ही 0 देती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि कोई संख्या है 21, अब ये क्या 7 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, हमें ये तो पता है 7 से विभाजित है। अब अगर हम 21 को 7 से विभाजित करें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, हमें वो देखना है। मान लीजिए जैसे हमने 7 से विभाजित किया तो 7 तिया होते हैं हमेशा 21। इस केस में क्या हो, इस केस में ये हो रहा है कि जो 21 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और पूर्णतः विभाजित होने का मतलब भी यही होता है कि हमें कभी भी शेषफल 0 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब 2736 का हम विभाजन करते हैं 24 से, तो हमें जो शेष मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
ठीक है, शेष जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब ये जो 75 बचा, इस 75 को भी हम 24 से विभाजित करके देखेंगे, और जो शेष होगा वह यहां लिख देंगे, शेष जो बचेगा वो यहां लिख देंगे। ठीक है, अब 75 का हमने विभाजन किया 24 से, तो 24 दिया होते हैं 72, शेष क्या बच रहा है 3, तो यहां शेष बच रहा है 3। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी संख्या, वह संख्या जो 2736 से विभाजित होने पर 75 शेष देती है, वह संख्या 24 से विभाजित होने पर जो शेष देगी वो क्या देगी, इन दोनों शेष का योग, इन दोनों शेष का योग क्या आएगा 3। तो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2736 से विभाजित होने पर 75 शेष देती है, वह यदि 24 से विभाजित की जाए तो शेषफल देगी 3 के बराबर। कितना देगी, 3, और 3 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। यदि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पे हमें किसी एक संख्या से विभाजन करने पर कुछ शेष दिया हो और फिर दूसरी संख्या से विभाजन करने पर शेष पूछा जाए, तो हमेशा उस प्रश्न को हल करने के लिए हम दूसरी वाली जो संख्या है उसको हम ये देखते हैं कि यह क्या पहली वाली जो विभाजक, पहला जो विभाजक है वह उसका गुणनखंड है या नहीं, मतलब दूसरा जो विभाजक है, दूसरा विभाजक पहले वाले विभाजक का गुणनखंड है या नहीं। यदि गुणनखंड है तो फिर हम सीधे सीधे जो शेष होता है, सीधे सीधे जो शेष पहले वाले विभाजन से जो शेष बचता है उसको विभाजन कर देते हैं, और जो शेष निकल के आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि इस केस में हमारे पास जो आंसर आया वो आया, शेष जो निकल के आया वो आया 3। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो हमें यही तरीका निकालना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 कहता है दो संख्याओं का, ये यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे घ आना चाहिए। तो प्रश्न कहता है दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, यदि संख्याओं का योग 13 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। मतलब मान लीजिए दोनों संख्या, एक संख्या हमने मानी थी a और एक संख्या मान ली हमने b, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है a प्लस b जो है वो है 13। ठीक है, और दोनों ही संख्याओं का घन मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो है कितना, 793 दे रखा है, और पूछा है हमसे a माइनस b, ये हमसे पूछा है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। हमें पता है एक सूत्र होता है a प्लस b का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इस वाले सूत्र में क्या क्या हम मान रख सकते हैं, a प्लस बी का मान रख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो वही मान रखते थे यहाँ पे, तो a प्लस बी की जगह लिख देंगे हम 13, यहां जाएगा 13 का घन, और a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह रखेंगे हम 793, और यहाँ पे 3ab हो जाएगा, क्योंकि हमें a और b का जो गुणन है उसका हमें मान नहीं पता, तो ab हम ऐसे लिखेंगे, और a प्लस बी की जगह लिखेंगे गुणा में क्या लिखेंगे 13। अब एक तो तरीका ये है कि हम 13 का घन लिखें, फिर 793 को माइनस करें, फिर 13 ये होता है 39 से हम भाग करें, या फिर हमारे पास सीधे सीधे तरीका ये है कि हम जितनी भी जोड़ घटाव या गुणा भाग करना हो वो सबसे आखिरी में जाके करें। उससे पहले हम कोशिश करके देखें कि जितनी ज्यादा आसान हम ये इक्वेशन बना सके उतनी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 13 क्यूब को हम ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस कर देंगे 793 को, क्योंकि 793 जब इधर जाएगा तो ये अपना
जो साइन होता है वो प्लस से माइनस कर लेगा, तो यहाँ आ जाएगा 793। और क्योंकि ये ए बी के संग में 3 गुना 13 दे रखा है, मतलब 3 गुना 13 होता है 39, तो 39 जो है वो गुणा में दे रखा है, तो ये 39 जो है वो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। और इस से हमें ए गुणा बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए 13 को हम 3 से जब गुणा करते हैं तो 39 आता है, या यूं कहें कि 39 को 13 से विभाजित करें तो हमारे पास में जो आएगा वो आएगा 3 निकल के। यहाँ पे जब 13 के घन को 13 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे घन की जगह क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा वर्ग रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब 13 से हम विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 13 चंग 78 और 13 एकम 13 61 बचेगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आएगी, 13 का वर्ग होता है 169 169, माइनस में कितना आएगा 61 आएगा, और बटे में आएगा 3। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 108 और नीचे आएगा 3, ये निकल के आएगा 3 तिया 9 और 3 छिंके 18 36, मतलब दोनों ही संख्याओं का जो गुणन आ रहा है वो आ रहा है 36। ठीक है, ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, हमें दोनों संख्याओं का योग तो पता है, पर हमें यह नहीं पता कि एक संख्या, इनमें से एक भी अगर संख्या हमें पता होती तो हम इस गुणा से उस संख्या को विभाजित करते और दूसरी संख्या हम पता कर लेते, परंतु हमें दोनों में से कोई भी संख्या नहीं पता। तो इस तरीके के प्रश्न में अब क्या करते हैं, हम गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ही, जितने भी गुणनखंड हो उनको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला तो गुणनखंड ये हो जाएगा 1 और 36 का। ठीक है, 1 और 36 का जब हम गुणा करेंगे 36 आता है। दूसरा हो जाएगा 9 का और 4 का। तीसरा हम कर सकते हैं 18 का और 2 का। चौथा हम कर सकते हैं 6 का और यहाँ पे भी 6, और ऐसे ही हो सकता है कुछ और गुणनखंड भी निकले, पर हमारा काम इतने से ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना, देखिए इन सभी जो युग्म दे रखे हैं गुणनखंडों के, इन सब का जो गुणन होगा वो 36 ही आएगा, पर हमें एक चीज यहाँ दे रखी है ना, दोनों ही गुणनखंडों का योग 13 होना चाहिए। तो हम ऐसे गुणनखंड निकालेंगे, युग्म निकालेंगे, ऐसे युग्म निकालेंगे जिसमें दोनों ही गुणनखंडों का योग करने पर 13 आ जाए। अब 1 और 36 का गुणन करेंगे तो 37 आता है, तो ये भी नहीं, ये हमारा वो आंसर नहीं होगा। 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 का योग करने पर 13 आता है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हम और भी आगे चेक करते हैं, क्या और भी ऐसे गुणनखंड हैं। 18 और 2 इनका योग करेंगे 20 आएगा, हमें चाहिए 13, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 6 का योग करेंगे 12 आएगा, हमें चाहिए 13, तो ये भी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारे पास में सीधे सीधे एक जो गुणनखंड का युग्म आया वो आया है 9 और 4 का। ठीक है, 9 और 4 का गुणन करने पर 36 मिलेगा और योग करने पर 13 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, ए अगर हम ये मान लें और बी हम ये मान लें, तो इनका हमें अंतर निकालना है, ए माइनस बी ही निकालना है। तो हम 9 माइनस 4 करके देखें तो कितना आएगा हमारे पास में, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 5, और 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्याएं, कौन सी दो संख्याएं होंगी, ये जो दो बची हुई संख्याएं 9 के बाद में जो 10वीं और 11वीं संख्या होंगी, इनका अनुपात 2:3 है। तो हमें शेष दोनों संख्या जो 10वीं और 11वीं संख्या है, उनमें से जो भी छोटी संख्या होगी उसका हमें मान बताना है। ठीक है, ऐसी संख्या जहां पे 2 औसत दे रखे हो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, संख्याएं मान लेते हैं। संख्या अब हमें 11 माननी है तो कुछ भी हम मान सकते हैं। हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं हम x, पहली संख्या x1 मान ली, दूसरी संख्या x2 मान ली, तीसरी संख्या x3 मान ली। ऐसी ही अन्य संख्याओं को भी योग करते जाएंगे और सबको x1, x2, x3, x4 ऐसे करते करते x9 तक जाएंगे, इसको भी जोड़ेंगे
x10 जो होगी वो 10वीं संख्या होगी, x11 जो होगी वो 11वीं संख्या होगी। ठीक है, इन सभी संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 36 के। अब औसत निकालते हैं कैसे, सभी संख्याओं का योग करेंगे और उसमें भाग दे देंगे संख्या जो है उनसे। संख्या है हमारे पास 11, इसकी जो वैल्यू या मान निकल के आता है वो है 36, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा हुआ है। इससे हमें ये मिल जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11 का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 11 गुणा 36 के, तो जो कि निकल के आता है 396। क्या निकल के आता है 396। ठीक है, एक तो हमें ये पता चल गया। दूसरा क्या कहता है, 9 संख्याओं का जो औसत है वो 34 है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक, x9 तक, इन संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 34 है। ठीक है, तो हम सीधे इसका योग निकाल सकते हैं 34 का 9 से गुणा करने पर। ये जैसे यहाँ पे इधर ऊपर वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें संख्याएं, कुल संख्या दे रखी थी 11, यहाँ पे आ जाएंगी 9, यहाँ पे 36 की जगह यहाँ आ जाएगा 34। तो हम सीधे 9 संख्याओं का योग निकाल देंगे, तो वो जो आता है 34 गुणा 9 के बराबर, जो कि निकल के आएगा 306। क्या निकल के आएगा 306। अब देखिए यहां से इस वाली इक्वेशन में हमें 11 संख्याओं का योग निकल के आया 96 और यहाँ पे 9 संख्याओं का योग निकल के आया 306। तो अगर हम इस वाली संख्या में, इस वाले योग में से 11 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग घटा दें, तो हमें जो भी वैल्यू निकल के आएगी, जो हमारा जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10वीं और 11वीं संख्या का योग निकल के आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x10 और x11, x10 और x11 इसका हमें मान पता चलेगा। क्या निकल के आएगा, वो 396 में से 306 घटाएंगे, कितना निकल के आएगा 90। ठीक है, कितना निकल गया है 90, मतलब 10वीं और 11वीं संख्या जो है उनका जो योग है वो 90 है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, दोनों संख्या जो 10वीं और 11वीं संख्या है इनका अनुपात दे रखा है 2:3। तो हम 10वीं संख्या मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। 10वीं संख्या हमने मान ली 2x और 11वीं संख्या मान ली हमने 3x, क्योंकि दोनों ही संख्याएं अनुपात में दे रखी हैं 2:3। तो हमें बतानी है लघुत्तम संख्या, मतलब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी 2x। ठीक है, और दोनों ही संख्याओं का योग दे रखा है 90। तो हमारे पास में 2x प्लस 3x वो दे रखा है 90 के बराबर, मतलब 5x दे रखा है 90 के बराबर। और हमें 2x बताना है क्या होना चाहिए। तो 2x कैसे निकलेगा, 2x आएगा 90 का भाग देंगे 5x से और गुणा करेंगे 2x से। ठीक है, तो इस x से ये x कट जाएगा और यहां 90 का 5 से भाग देंगे तो आएगा 18। 18 पंजे कितना होता है 90 और 18 दूनी 36। तो हमें जो छोटी संख्या जो 10वीं संख्या जो है वो हमें मिलेगी 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक हमें बताना है। ये भी औसत
चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम इसमें भी हम क्या करते हैं, 5 लगातार विषम पूर्णांक दे रखे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, जो विषम पूर्णांक मान लेते हैं, पहला मान लेते हैं x। अगला जो पूर्णांक होगा वो होगा हमेशा 2 अंक ज्यादा होगा, तो x + 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला पूर्णांक होगा वो x + 2 से भी 2 ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा x + 4। चौथा जो होगा वो होगा x + 6। और पांचवा जो अंक होगा वो होगा x + 8। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, कुल जो है वो दे रखे हैं 185। क्या दे रखा है, 185। अब हम बस इस इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखिए x और x ये कितने बार दे रखे हैं, x 5 बार x दे रखा है जो कि योग में है, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 5x। ठीक है, और 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 और 6 12, 12 8 20। 5x + 20 इस तरफ लिखा जाएगा और इधर आ जाएगा 185, 185। ठीक है, अब 5x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितनी आ जाएगी, 185 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 165। और x का मान हमें निकालना हो तो इस 5 को हम 165 के नीचे लेके जाएंगे, तो 165 का भाग करेंगे 5 में तो कितना निकल के आएगा, 5 × 15 बचेगा 1 और 5 मिलकर 15 बनाएंगे, और फिर 5 का हम 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो x का जो मान आया है वो है 33 आया निकल के। अब हमसे प्रश्न में जो पूछ रहा है वो कहता है कि यदि उनके कुल अंक 185 हो तो उच्चतम अंक बताने हैं। तो उच्चतम अंक क्या होगा, ये तो सबसे कम अंक होगा, सबसे उच्चतम अंक जो होगा वो ये होगा x में 8 जोड़ने पर। ठीक है, तो हमारे पास में x जो निकल के आया हुआ 33, तो x + 8 कितना हो जाएगा, x + 8 जो होगा वो होगा 33 प्लस का 8 जो कि निकल के आता है 41। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में जो उच्चतम जो अंक है वो निकल के आएगा 41, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के जब प्रश्न पूछा जाता है जिसमें हमें किसी भी संख्या का जो गुणक होते हैं, गुणक मतलब क्या होते हैं, वे संख्याएं सारी जो कि दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। तो हमारे प्रश्न में क्या होगा कि वे सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित हों परंतु वो सभी संख्याएं 50 से कम होनी चाहिए, उन सभी संख्याओं का योग निकालना होता है। तो ऐसे प्रश्न में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए 50 से कम सबसे बड़ी वह संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाजित होती है। तो वो निकालने का क्या है तरीका, हम क्या करेंगे, 50 को हम सीधे सीधे 3 से विभाजित करेंगे। तीन एकम 3 बचेगा यहाँ पे 2 और 3 × 6 18। ठीक है, कितना शेष बचा, 2। अब इस शेष को इस संख्या से माइनस कर देंगे, मतलब 50 में से 2 घटा दें, 50 में से 2 घटा दें तो कितना बचे, क्या आएगा, 48। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 50 से छोटी परंतु 3 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 48। ठीक है, और पहली संख्या, सबसे पहली संख्या जो होती है वो खुद 3 ही हो जाएगी, 3 50 से छोटी
और 3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 48। ठीक है, अब हमें ये देखना होता है कि ये जो 48 है, ये जो 48 है वो जो एपी बनेगी, जिसमें पहला अंक होगा 3, दूसरा अंक होगा 6, तीसरा अंक होगा 9, ऐसे ही करते 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 एक जो सीरीज बनेगी उसका अंतिम अंक होगा 48। तो 48 जो है वो कौन सी संख्या है इस सीरीज की? तो हमने यहीं पे पहले भी सॉल्व करके देख लिया था, कौन सी संख्या निकल के आएगी? 16वीं। तो हमारे पास में जो सीरीज बन के आती है जिसमें पहला अंक है 3, दूसरा अंक है 6, तीसरा अंक है 9 और अंतिम अंक है 48, इसमें कुल जो संख्याएं होंगी वो होंगी 16। और इन सभी जो अंक निकल के आए 3, 6, 9, 48 तक जितने भी ऐसी संख्या जो 3 की गुणज हैं, इन सभी का हमें योग बताना है। और क्योंकि ये एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना है, तो इन सब का योग निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू n/2 पहला अंक और आखिरी अंक का योग। ठीक, तो इसी फॉर्मूले में हम जब वैल्यू रखेंगे, n का मतलब यहां होता है संख्याएं, उस श्रेणी या सीरीज में कुल कितनी संख्याएं वो हमें n बताती है, मतलब। तो यहां पे हो जाएगा s 18 हमारे पास में, क्योंकि 18 तो 16 n जो है यहां पे हमारे पास में 16 है। ठीक है, अब इस सूत्र में n की जगह लिखेंगे 16 बटे 2 और कोष्टक में पहली संख्या है 3, आखिरी संख्या है 48। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 16 का भाग देंगे 2 से तो आएगा 8 और ये हो जाएगा 51। 3 और 48 को योग करेंगे तो 51 हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो वे सभी संख्याएं जो 50 से तो कम हैं परंतु 3 की गुणज हैं, उनका योग जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया 408, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का हमें अनुपात बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये अनुपात जो चैप्टर है उससे दिया हुआ है, और ये अनुपात जो चैप्टर है उसका सबसे सरल क्वेश्चनों में से आता है, जिसमें मान लीजिए अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास में a, एक संख्या है b, एक संख्या है a और एक संख्या है b। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन दोनों ही संख्याओं का योग आएगा a प्लस b, इसकी वैल्यू है 20। a प्लस बी की वैल्यू है 20 और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 25। अब एक मिनट इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 20 है और उनका जो अंतर है, मतलब योग कम है और अंतर ज्यादा आ रहा है, तो ये हमें एक चीज तो ये बताती है कि इनमें से एक संख्या जो है वो हमारी हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो अगर कोई एक संख्या ऋणात्मक है तो हमारा जो अनुपात आना चाहिए वो भी ऋणात्मक में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके और देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ रही हैं, इसमें से हमें अगर
ए का मान या बी का मान निकालना हो तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बी है वो प्लस में दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है माइनस में। तो यदि हम इन दोनों ही जो समीकरण है इनको जोड़ें, आपस में जोड़ें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए और ए जोड़ करके बन जाएंगे 2a, ठीक है। और b प्लस का b और माइनस का b जब जोड़ेंगे आपस में तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो b की जगह कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे बराबर का साइन, इक्वल टू का साइन, और 20 और 25 जोड़ करके क्या बन जाएंगे, 45। क्या बनाएंगे, 45। तो a का मान यहां से आ जाएगा 45/2, 45/2 आ जाएगा। अब इस 45/2 की का जो मान है वो या तो हम इस समीकरण में भी रख सकते हैं और इस समीकरण में भी रख सकते हैं, तो जिससे हमें b का मान भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर जो 20 दे रखा है उसमें a का मान रखते हैं। तो a प्लस बी जो है इसका मान जो दे रखा है, हमें दे रखा है 20, और b a का मान हमने निकाला था 45/2, प्लस में b आ गया, यहां पे दे रखा है 20, ठीक है। अब हमें b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b को तो इस तरफ ही लिखे रहने देंगे और 45/2 को इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये 45+2 जो है, 45/2 जो है वो यहाँ पे आकर के माइनस में आ जाएगा 45/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा, इस 2 का से गुणा करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो गुणा करते हैं अंश का हर में, तो यहां जाएगा 40 माइनस का 45 और पूरे का आ जाएगा बटे में 2। तो ये क्या निकल के आएगा, 40 का हम जब 40 में से 45 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 5/2, माइनस का 5 बटे में आ जाएगा 2। -5 बटे में 2, ठीक है। अब a दे रखा है 45/2 और b दे रखा है -5/2, तो इन दोनों का अनुपात बताना है, a अनुपात b क्या हो जाएगा, a अनुपात b जो होगा वो निकल के आएगा 45/2 अनुपात में -5/2 में, ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस -5 से 45 कटेगा 9 बार, तो ये आ जाएगा 9 अनुपात माइनस का 1। और जो अनुपात हम -9/1 में भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, ये -9
लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया था, इस वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। अब दोबारा से मैंने रिज्यूम किया है। तो हम यहाँ पहुंच गए थे, ए का अनुपात बी में जो निकला था वो निकल के आया था 45/2 अनुपात -5/2। 2 से 2 हमने काट दिया था और यहाँ पे ऊपर बचा था 45 अनुपात -5 के, जो कि निकल के आया था 9 अनुपात -1, जिसको हम -9 अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो डी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। इस पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है। गुणक का अर्थ होता है वह संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 11 की विभाजकता के नियम पता होने चाहिए। तो 11 की विभाजकता का नियम जो है वो ये कहता है कि हमारे पास में जो संख्या दी हुई होती है उसके सम स्थानों पर दिए हुए अंकों का योग और विषम स्थानों पर दिए हुए अंकों का जो योग होता है उसका अंतर जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर ऐसी कोई संख्या होना चाहिए जो कि 11 का गुणज हो। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन जब अगर हम सॉल्व करने बैठे, अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो एक तो विषम स्थान पर संख्या है ये वाली, एक विषम स्थान पर संख्या है ये वाली, और एक है विषम स्थान पर संख्या ये वाली। तो 8, 6 और 4 ये 3 जो अंक दे रखे हैं ये दे रखे हैं विषम स्थान पर, और 2, 7 और 9 ये दे रखे हैं सम स्थान पर। तो हमें अगर ये देखना है कि ये दी हुई संख्या 11 का गुणक है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों अंकों का योग करना होगा। 8 और 6, 6 और 4 18, और इन तीनों अंकों का योग करना होगा तो 2 और 7 9, 9 और 9 18। ठीक है, अब दूसरा जो हम जो स्टेप लेते हैं वो ये लेते हैं कि सम स्थान या विषम स्थान पे जो भी अंक दे रखे हैं उनका योग और सम स्थान पर जो अंक दे रखे हैं उनका योग, इसका हम लेते हैं अंतर। अगर अंतर 0 हो, 11 हो या 11 का कोई गुणज हो तो दी हुई संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाती है। इसीलिए अगर हम देखें अब ये इन दोनों ही संख्याओं का जब अंतर लें, 18 का और 18 का अंतर लें तो क्या होता है 0। ठीक है, तो हमें 0 मिल गया। और हमने क्या कहा था कि यदि सम स्थानों पर आने वाली अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, इन दोनों ही योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। और हमारा प्रश्न है, प्रश्न में यही संख्या पूछी थी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी वह संख्या है जो 11 का गुणक है, और गुणक का मतलब होता है वह संख्या जो 11 से विभाजित हो सके। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन नहीं होता, पहले ऑप्शन में योग दोनों ही योग का अंतर 0, 11 या 11 का कोई गुणज ना होता तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाते। दूसरे ऑप्शन में भी हम वही करते कि विषम स्थान पर जो भी अंक दे रखे हैं उनका योग निकालेंगे और सम स्थानों पर जो भी अंक दे रखे हैं उनका योग निकालेंगे, दोनों योगों का अंतर देखेंगे। अगर दोनों योगों का अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज वाली संख्या हो तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो हमारा 11 का गुणज हो जाता। ऐसे ही हमें 11 की विभाजकता का प्रयोग करके इस प्रकार के प्रश्न जहां पर भी 11 का गुणक पूछा जाता है उसे हमें हल करना होता है। तो हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग 194 है तो संख्याओं का योग क्या होगा।
तीन क्रमिक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले तो हमें प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो हम गिनतियों को करने में प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 आदि। ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम साधारण गिनतियों को करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार मान लीजिए पहली जो संख्या है वो है x। क्या है पहली संख्या? पहली संख्या हमने मान ली x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी जो क्रमागत संख्या होगी, अगली संख्या होगी वो होगी x+1, और तीसरी जो संख्या होगी वो होगी x+2। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है? इन तीनों ही संख्याओं के वर्ग का योग 194 है। तो x का वर्ग होता है x² प्लस x+1 का वर्ग करेंगे, x+1 का वर्ग प्लस x+2 के वर्ग का, इन तीनों ही वर्गों का योग कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 194। ठीक है, और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? हमें निकालना है x प्लस x+1 प्लस x+2, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये तो x² का x² लिखा जाएगा। x+1 का जो पूरे का जो वर्ग है इसका फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसी प्रकार x+1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा x² प्लस 1 स्क्वायर होता है 1 + 2x × 1 तो हो जाएगा 2x। इसी प्रकार आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2x × 2 ये हो जाएगा 4x। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 194 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1x², 2x², 3x² मिलकर के बनाएंगे 3x² प्लस ये 2x और ये 4x मिलकर बनाएंगे 6x, और 1 और 4 इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5। ये किसके बराबर है? ये बराबर दे रखा है 194 के। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको 3x² प्लस 6x, और ये इधर चले जाएगा 5 इधर चले जाएगा, तो 194 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 189। ठीक है, अब ये एक द्विघाती समीकरण बनती जा रही है। तो द्विघाती समीकरण में क्या करते हैं? हम सारे के सारे पद एक ही तरफ लेके आ जाते हैं। तो जब 189 को हम इधर ले जाएंगे x वाली दिशा साइड में, तो ये 189 प्लस की जगह माइनस में जाएगा। तो जो हमारा द्विघाती समीकरण बनेगा वो बनेगा 3x² प्लस 6x माइनस 189। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? 0। अब ये देखिए 3x², 6x और 189, इनमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जो द्विघाती समीकरण बचेगा हमारे पास, 3 हमने कॉमन ले लिया और 3 इधर लेके जाएंगे, 2 से किसी भी संख्या 0 की तरफ लेके जाएंगे, तो ये 3 जो होगा कॉमन लेने पर, जैसे ये देख लीजिए, ऐसे 3 यहां से आएगा, x² बचेगा, यहां से बचेगा 2x, यहां से बचेगा 63, यहां पे आ जाएगा 0। अब ये 3 जो है, ये 3 इधर जा करके 0 के नीचे आएगा, और कोई भी संख्या यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो हमारे पास में जो उत्तर आता है वो 0 ही आता है। तो यहां पे जो बचेगा वो बचेगा x² प्लस का 2x माइनस का 63 बराबर होता है 0 के। ठीक है, अब द्विघाती समीकरण को हल करने का बहुत आसान तरीका होता है। आप 2 सेकंड में ही किसी भी द्विघाती समीकरण का हल निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, 63 का ऐसे 2 फैक्टर बनाते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर हमें ये वैल्यू पता चलनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। मतलब 63 का कोई भी ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे जिनमें या तो जोड़ करके या फिर घटा करके 2 हमें प्राप्त हो।
ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं हमें, तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास में 63 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अलग से एक बॉक्स बना कर लिख सकते हैं रफ वर्क काम करने के लिए। 63 के जो फैक्टर होंगे वो हो सकते हैं 9 और 7, 9 7 63। अब 9 में 7 घटा करके 2 आ जाता है और 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 63 आ जाता है। तो हमें ये दोनों फैक्टर मिल चुके हैं, एक है 9 और एक है 7। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारे पास में एक x की वैल्यू माइनस आएगी और एक x की वैल्यू आएगी प्लस। तो x की वैल्यू एक तो आएगी माइनस में, एक आएगी प्लस में। ठीक है, और जब भी बड़ी इन दोनों जो दो जो गुणनखंड आते हैं, जैसे इसमें हमारे पास में जो दो गुणनखंड आए वो थे एक 9 है और एक 7 है। ठीक है, तो हमारे पास में जो दो गुणनखंड आए, एक तो 9 है एक 7 है, तो बड़ी वाली संख्या को हमेशा पहले वाले साइन के नीचे साथ में लिखते हैं और दूसरी वाली संख्या को कहां लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं दूसरे वाले साइन के साथ में। ठीक है, तो हमारे पास में x की वैल्यू जो आई है, एक आई है 9 माइनस में 9 और एक आई है प्लस में 7। तो x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 9 और एक आ गई 7। ठीक है, अब हमें पता है प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास में x का जो मान आया वो निकल के आया 7। तो x बराबर हमें जो लेना होगा वो लेना होगा, x बराबर जो हमें लेना होगा वो लेना होगा 7। x बराबर जो होगा हमारा होगा 7। अब क्या कह रहा है, प्रश्न में पूछा था कि तीनों संख्या क्रमागत संख्याओं का योग पूछा था हमें, तो हमने जो संख्या मानी थी वो मानी थी x प्लस 1 और x प्लस 2, जबकि हमें x जो मिला है वो मिला है 7। तो ये एक संख्या हो जाएगी 7, एक संख्या हो जाएगी 8 और एक संख्या हो जाएगी 9। अब हमें इन तीनों ही संख्याओं का योग करना है, तो 9 और 7 होते हैं 16, 16 8 होते हैं 24। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 24। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर दे रखा है, ऑप्शन में 24 दे रखा है क्या? ये पहले ही ऑप्शन में हमें 24 दे रखा है, तो हमारे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 24। ठीक, तो ये एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो और ये इस तरीके से सॉल्व करना अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।